हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का पुस्तक का डिस्कशन कर रहे थे और इसमें टोटल 150 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है, जिसको बारी बारी से वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन कर रहे हैं। यह सेट नंबर 11 है, जिसका पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है, ये बताने का आपको है कि जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथन क्या हो जाता है, तो प्रारंभ हो जाता है, यानी कि जल उबलना स्टार्ट हो जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब दोनों बराबर हो जाता है तब क्या होता है, जल है जो क्वथन करने स्टार्ट कर जाता है। जब जानते हैं कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बराबर हो जाता है तब ये भी उबलना स्टार्ट हो जाता है। जल सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है, यानी कि सबको इसमें जल में जो भी होता है, जल में जिसको मिलाया जाता है सबको है जो आपस में घोल देता है, आपस में मिला देता है, जिस कारण से इसको कहा जाता है कि जल एक सार्वत्रिक विलायक के रूप में जाना जाता है। जल के अस्थायी कठोरता यानी कि परमानेंट हार्डनेस MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। लेकिन जब ये अस्थायी कठोरता को दूर करना है तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो दूर करने के लिए है जो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का प्रयोग करके इसको है जो दूर किया जा सकता है स्थायी कठोरता को। और बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होती है। तो जानते हैं कि बर्फ है जो जल के ऊपर तैरता है, जिस कारण से जल का घनत्व क्या होता है, तो ये कम होता है। जल का घनत्व कम होता है किससे, तो बर्फ का। जल का घनत्व है जो ज़्यादा होता है किसके, तो बर्फ का घनत्व कम होता है और जल का घनत्व ज़्यादा होता है, जिस कारण से क्या होता है, ये बर्फ है जो ऊपर जल के ऊपर तैरती है। और ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ कम होगी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बाकी पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें सही नहीं है। बाकी तीनों स्टेटमेंट है जो सही सही दिया गया है। हम आगे अब बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। तो इसके क्रोड, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्रोड बनाने के लिए जानते हैं कि इस तरह से जो ये क्रोड है वो बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसमें है जो नर्म लोहा यानी सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है, सॉफ्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर का प्रयोग आप घर में देखे, गांव में देखे होंगे कि एक इस तरह से ट्रांसफार्मर, या शहरों में बिजली स्टेप अप स्टेप डाउन इस तरह से वोल्टेज को आगे पीछे करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है। संचरण धारा क्या होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट होती है, AC करंट होती है। यह आमतौर पर परिपथ के बीच प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति में बदलाव के बिना विद्युत आवृत्ति की वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और अनन्योन्य प्रेरण के मूल सिद्धांतों पे काम करता है। आपको ध्यान रखना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे कार्य करती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है, तो नरम लोहे का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। विद्युत शक्ति उत्पादन, ग्रिड वितरण क्षेत्र, संचरण और विद्युत ऊर्जा खपत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर है जिन्हें निम्नलिखित कारकों के आधार पर है जो वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि कार्यशील वोल्टता, परास, क्रोड में प्रयुक्त माध्यम, कुंडलित व्यवस्था, स्थापना स्थान, इस तरह से है जो व्यवस्थित किया गया है। ट्रांसफार्मर का कार्य किस पे सिद्धांत पे कार्य करती है, तो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे ये कार्य करती है। ट्रांसफार्मर क्रोड पर आमतौर पर दो प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली होते हैं। क्रोड स्तरित पट्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। दो कुंडली में उच्च अनन्य प्रेरक तत्व होता है। इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है, तो क्षैतिज यानी कि जो नीचे नीचे चलता है, इस तरह से क्षैतिज ऊष्मा संतरण को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एडवेक्शन कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट बाय लैंड, जो ऊष्मा का जो इस तरह से विकिरण होता है, इस तरह से यहाँ पे क्षैतिज रूप से होता है, जिस कारण इसको क्या कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं, या फिर इसको अभिवहन कहते हैं। अभिवहन हिंदी में कहते हैं। हाँ, वातावरण में क्षैतिज रूप से होने वाले ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, अभिवहन कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं। अभिवहन वायु की क्षैतिज गति के कारण होती है, वही लंबवत रूप से होने वाले ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं या संवहन कहते हैं। क्या, तो संवहन कहते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में कुछ और बातें करते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण किसी गर्म पिंड से ठंडे पिंड में होता है। गर्म पिंड से कहाँ, ठंडे पिंड में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि गर्म पिंड में क्या होगा, तो ये लो प्रेशर हो गया। लो प्रेशर से क्या जाएगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर की ओर क्या जाता है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है लो प्रेशर से हाई प्रेशर। ऊष्मा के स्थानांतरण के तीन तरीका है, चालन, संवहन और विकिरण। यानी कि
क्या है, तो कंडक्शन है, कन्वेक्शन है और रेडिएशन, ये 3 मेथड्स है जिसके कारण है जो ऊष्मा का ट्रांसफर किया जाता है। चालन में पदार्थ के अणुओं के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। सबसे अच्छा चालन का एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जैसे आप एक डब्बू है, डब्बू या छोलनी उस तरह से होता है, जब इसको पानी में डालते हैं तो पानी में जब गर्म पानी में डालते हैं तो ये भी गर्म हो जाता है, उसका अंत वाला भाग भी गर्म हो जाता है, या फिर ताई जिस पे रोटी बनाते हैं उसका भी अन्य दूसरे हैंडल भी है जो गर्म हो जाता है। किस कारण? ये कंडक्शन के कारण होता है, यानी चालन विधि के द्वारा होता है। जबकि देखते होंगे ये संवहन का एग्जाम्पल क्या हो गया, संवहन क्या हो गया, तो इसमें जैसे कि आप पानी उबालते हैं तो पानी नीचे से जब ये स्टोव पे जलाते हैं, गैस पे जलाते हैं, तो फिर ऊपर पानी ये गर्म होकर के ऊपर जाता है, फिर अणुओं को पार्टिकल्स को और गर्म कर देता है, जिस कारण से इस तरह से रोटेशन होता है और फिर पूरे है जो बर्तन में रखा पानी गर्म हो जाता है। किसके कारण? तो ये संवहन मेथड के कारण। और विकिरण जानते हैं कि रेडिएशन के कारण है जो अर्थ का टेम्परेचर भी है जो गर्म रहता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है। और विकिरण में ऊष्मा का स्थानांतरण प्रकाश की गति से चलने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगों के जरिए होता है। विकिरण ऊष्मा के स्थानांतरण का सबसे तेज तरीका क्या है? तो विकिरण है, यानी रेडिएशन है। यहाँ देख सकते हैं कंडक्शन हीट इज ट्रांसफर टू दैट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लोज टू द हॉट सरफेस ऑफ द अर्थ। कंडक्शन क्या होता है? ये सटे सटे भाग पे पृथ्वी के ही आसपास एक दूसरे से सटे होते हैं, या फिर बर्तन में देख सकते हैं। कन्वेक्शन की बात करते हैं तो हीटेड एयर एक्सपेंड्स एंड राइजेज अप। यहाँ कन्वेक्शन में ऊपर हीटेड गर्म जो हवा होती है ऊपर उठती है, और संवहन के कारण फिर ये ऊपर का जो पार्टिकल्स ठंडा होता है उसको भी गर्म कर देता है, और एक ऐसा स्थिति बनाता है कि बारिश कराने में ये संभव उत्पन्न करता है। कौन? ये कन्वेक्शन करंट। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात करते हैं तो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द आउटर स्पेस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। यहाँ पे जब पृथ्वी पे सनलाइट आती है तो शॉर्ट वेव्स रेडिएशन के रूप में आती है, लेकिन जब ये जाती है तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में ऊपर जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिवहन हो जाएगा, यानी एडवेक्शन हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो गलत है, यानी सही नहीं है। समुद्र में बायोमास का पिरामिड समानता उल्टा होता है। जैसे आप एनर्जी पिरामिड की बात करते हैं तो एनर्जी पिरामिड है जो हमेशा सीधा होता है। एनर्जी पिरामिड क्या होता है? एनर्जी पिरामिड की बात करते हैं तो ये हमेशा है जो सीधा होता है। क्या होता है? हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। लेकिन बात करते हैं जब ये बायोमास पिरामिड की बात करते हैं और ये कहाँ पे? सागर में, समुद्र में, तो ये हमेशा उल्टा होता है, हमेशा ये उल्टा होता है। और इसका कारण क्या है? तो इसलिए उल्टा होता है क्योंकि देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो प्लांक्टन्स, छोटे छोटे मछलियाँ, छोटे छोटे इस तरह से जीव होते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं? समुद्र के तलहट में पाए जाते हैं, और ये छोटे मात्रा में, छोटे वजन में होते हैं, छोटे मास में होते हैं, जिस कारण से देखते हैं 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितना रहता है? मात्र 4 ग्राम इसका वजन होता है। जबकि ऊपर जब बढ़ता है तो ये 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर जो हर्बीवोर्स में होता है, जो घासों या प्लांक्टन या अमीबा को इस तरह से खाता है। कार्निवोर की बात करते हैं तो सबसे ऊपर लेवल का होता है, और इसका वजन होता है, मास होता है जो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि आप जानते हैं इसमें व्हेल मछली, शार्क मछली, जो बड़े बड़े मछली इसमें होते हैं जो ऊपर कार्निवोर में आते हैं, और उसका सबसे ज़्यादा मास होता है, जिस कारण से आप देखते हो कि नीचे से मास है जो ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। इस कारण से देखते हैं कि नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए एक उल्टा होता है, किसका? इन्वर्टेड पिरामिड होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। इसको हमेशा याद रखना है। एक ही प्रजाति, एक ही समय में, एक ही परिस्थिति तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ भी मछली रह सकता है, यहाँ भी मछली रह सकता है, बस एक आकार का फर्क होता है कि इसमें छोटी मछली होती है, इसमें बड़े मछली होते हैं। तो एक ही परिस्थिति तंत्र में, जैसे एक्वेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक से अधिक पोषी स्तर पर एक ही जीव यहाँ पे रह सकते हैं, एक ही प्रजाति के मछली रह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें है कि दोनों स्टेटमेंट है जो सही है, दिया हुआ है। तो कोई भी कह रहा है कौन सा गलत है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट है जो गलत नहीं है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होती है? जो जल की गतिशीलता न्यूनतम कब होती है? जब ये बर्फ बन जाती है, यानी कि बर्फ बनते जो नदी, यदि नदी लिक्विड अवस्था में है तो ज़्यादा तेजी से बहाव करती है, लेकिन वो बर्फ बन जाती है तो एक जगह स्थिर हो जाती है, उसकी गतिशीलता क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। कब होती है? जब ये बर्फ बन जाती है। बर्फ बनने का मतलब क्या हुआ कि इसमें है जो इस तरह से, जैसे इसका हाई प्रेशर जोन इसमें क्रिएट हो गया। हाई प्रेशर जोन होने से क्या हो गया कि ये संकुचित हो गया, यानी कि अपना जो एरिया है उसको है जो सिंकोड़ लिया, जिस कारण से क्या हो गया? हाई प्रेशर जोन में ही कन्वर्ट हो गया, और इस तरह से मूवमेंट इसका नहीं हो पाया, और मोलिकुलर फोर्स, इसमें जो आणविक बल है वो बहुत ही स्ट्रांग हो गया बर्फ अवस्था में। जैसे जैसे इसका बर्फ, द्रव और वाष्प इस तरह से तीनों में कन्वर्ट होता है, तो जिस कारण से इसका ये मोलिकुलर फोर्स
जो मोलिकुलर फोर्स है वो डाउन होते रहता है। मोलिकुलर फोर्स यानी आणविक बल की बात करते हैं, आणविक बल, तो धीरे धीरे ये डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। जैसे वाष्प में है जो ज़्यादा इसमें रहता है, और बर्फ में है जो मौलिक, ये बर्फ में क्या रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये मोलिकुलर फोर्स का इस तरह से यहाँ पे दिखा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मोलिकुलर फोर्स किस में बन जाता है, बर्फ में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद वाष्प में, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। मोलिकुलर फोर्स के आधार पर इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। कह रहा है कि जल के अणुओं में 3 प्रकार के अंतर आणविक बल होते हैं, यानी कि तीन तरह के क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सबसे मजबूत बल होता है जो जल अणुओं के ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणुओं और पास के अणुओं के धनात्मक हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जल के अणुओं को एक साथ चिपका देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ससंजक कहते हैं, ससंजकता कहते हैं। ठीक है, जैसे जानते हैं कि H2 और प्लस O2 मिलके क्या बनता है, H2O बनता है। और इस संरचना को सबसे पहले कौन दिया था, तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, हेनरी कैवेंडिश। इस कारण से कहा जाता है कि वाटर की संरचना की खोज किसने किया था, तो ये हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल उपस्थित है क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लंदन फैलाव बल, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लंदन फैलाव बल क्या है, तो ये उपस्थित है पानी में क्योंकि पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये बल सभी प्रकार के अणुओं के बीच में मौजूद होता है। कौन, लंदन फैलाव बल, जिस कारण से पानी का फैलाव होता है और कभी पानी सिकुड़ता है तो लंदन फैलाव बल ये कम हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोलोस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, तो IgA। ये क्या है, IgA कोलोस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रचुर मात्रा में होता है, तो IgA होता है। जानते हैं कि कोलोस्ट्रम क्या होता है, तो जब माँ अपने बच्चा का जन्म देती है तो उसके बाद उनके जो मेमोरी ग्लैंड से सबसे पहले जो दूध निकलता है उसको ये क्या कहते हैं, इसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। और जन्म के बाद 6 महीने तक यदि बच्चा को पिलाया जाए तो बच्चा में बहुत अधिक देखने को मिलता है कि उसमें क्या होता है कि डायरिया उल्टी से बचाने के उपाय, उसमें उसका इम्यूनी सिस्टम और भी स्ट्रांग होता है, सांस से जुड़े इन्फेक्शन नहीं होते, कान के इन्फेक्शन से सुरक्षा मिलता है, भविष्य में बच्चा मोटा नहीं होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होती है, एक्जिमा जैसे स्किन इन्फेक्शन से बचाव मिलता है। और फिर उसमें वजन तेज़ी से, माँ के बारे में देखते हैं तो माँ वजन उसमें तेज़ी से घटती है, दिल की बीमारी नहीं होती, पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं होता, गर्भ निरोधक का काम करता है, टाइप 2 डायबिटीज़ की संभावना कम जाती है, ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर की संभावना कम जाती है। तो इस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ फ़ायदे दिखाए गए हैं। यहाँ पे कोलोस्ट्रम की बात की जा रही है, तो कोलोस्ट्रम जो बच्चे को 6 महीने तक जो दूध के रूप में पिलाया जाता है और उसे ही कोलोस्ट्रम कहा जाता है। IgA एंटीबॉडी एक स्रावी एंटीबॉडी है। यह जठरांत्र की म्यूकस लाइनिंग, श्वसन और मूत्र जनन मार्ग, आंसू, कोलोस्ट्रम और सलाइवा में बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। इस प्रकार स्रावी IgA म्यूकोसल सतह पर रोग जनकों के विरुद्ध शरीर द्रव विषयक सुरक्षा प्रणाली के सहयोग देता है, यानी कि क्या करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। कौन, तो ये कोलोस्ट्रम। और इसमें क्या उपलब्ध होता है, तो इम्यूनोग्लोबिन उपलब्ध होता है जो IgA के रूप में होता है। क्या, IgA। ठीक है, इसको याद रखना है। और ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, इसको है जो अपने जब मातृत्व अवस्था में जाएंगे तो अब इसको आपको ध्यान रखना है। पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही दिया गया है, तो इसमें देखते हैं कि मुख गुहिका या ग्रसिका, उसके बाद फिर आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहद अंत्र, यानी कि ये क्या है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। करा किस तरह से जब हम भोजन लेते हैं मुंह से जाता है तो कहाँ से जाता है, तो पहले जाता है मुख गुहिका से, जाता है कहाँ पे, तो ग्रसिका यानी फूड पाइप के थ्रू, फिर आमाशय में, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँचती है। इसका आंसर क्या, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले भोजन का यहाँ से आप इंटेक करते हैं, उसके बाद ग्रसिका तक ऑसोफोगस जिसे बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, ये आमाशय पेट में जाता है। उसके बाद इसको छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा क्या होता है, इसका पाचन अवशोषण किया जाता है। उसके बाद ये बृहद तंत्र यानी कि क्या, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और वहीं पे है जिसका समाप्ति हो जाता है। उसके बाद रेक्टम और एनस के द्वारा है जो बाहर एक्सक्रेट मल के रूप में है जो बाहर निकल जाता है। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, तो कौन है, ये तो प्लाज्मा झिल्ली है। क्या है, प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है
जो कोशिका का बाह्यतम आवरण है, जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से अगर है तो वो है जो बाहर से जितना क्या लेना है क्या देना है, ऑक्सीजन का किस तरह से ट्रांसफर होगा, क्या उसमें आएगा क्या जाएगा, कौन मोलिकुल्स जाएगा आएगा, उसका है जो सारा किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, मोलिकुल्स का आदान प्रदान होता है और ये चैनल प्रोटीन के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इसका आंसर इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। क्या, इकाइनोडर्मेटा संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि इसमें सी स्टार आएगा, सी स्टार यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, सी स्टार है या ब्रिटल स्टार है, ब्रिटल स्टार, सी स्टार। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कौन इकोडर्माइटा, इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है, तो सी स्टार और ब्रिटल स्टार आपको बस याद रखना है। और ये देख सकते हैं कि स्नेक लाइक, इसका सांप के जैसा इसका बाहें होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं और मोलस्का की बात करते हैं। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है जो किंगडम होता है, सबसे बड़ा समूह होता है, सबसे बड़ा समूह होता है प्राणी जगत का। प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह कौन होता है? तो यही आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है, और इसमें ये दूसरा सबसे बड़ा होता है। क्या, तो दूसरा सबसे बड़ा। मोलस्का क्या होता है? दूसरा सबसे बड़ा होता है। प्राणी जगत का ये समूह होता है, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा और मोलस्का है जो सेकंड लार्जेस्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मोलस्का में कौन कौन होते हैं, तो इसमें जानते हैं कि इसमें हो गया घोंघा, जैसे कि स्नेल हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्टोपस हो गया, मुख्य रूप से आपको याद रखना है, ये स्कैलोप्स हो गया। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं ओएस्टर्स हो गया, ओएस्टर्स हो गया। ठीक है, कटल फिश हो गया, स्कूड हो गया, ये सारे क्या हैं? तो इसका स्नेल हो गया यानी घोंघा हो गया। क्या, तो घोंघा किसका एग्जाम्पल है? तो ये मोलस्क का एग्जाम्पल है। ये काफ़ी बार के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोलस्क का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, और ये सेकंड लार्जेस्ट है। एंथ्रोपोड्स की बात करते हैं तो ये एंथ्रोपोड्स में जैसे ये ग्रास होपर हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये क्या बोलते हैं, ये तितली हो गया, ये सब सारे एग्जाम्पल किसके हैं? तो बटरफ्लाइज, बीटल्स, ग्रास होपर, ये सारे एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोड्स का। किसका? आर्थ्रोपोड्स का। और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट किंगडम ऑफ एनिमल किंगडम है, सबसे बड़ा है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम देखते हैं लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो इसमें है जो 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। जानते हैं कि है जो 2 तरह से प्रजनन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है। इसमें लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं और उसमें सिर्फ एक ही जनक है जो उसमें भाग लेते हैं। इस जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। यह जनन केवल असूत्री या समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसको आप मानव का एग्जाम्पल लेकर इसको समझते जा सकते हैं। युग्मनज से नए जीव का विकास होता है, यानी कि जो जाइगोट बनता है उससे क्या होता है? नए जाइगोट, ये फर्टिलाइजेशन के थ्रू फिर जाइगोट का निर्माण होता है। पैतृक कोशिकाओं से नया जीव बनता है, जो पेरेंटल सेल होता है उससे एक नया जीव इसमें बनता है। किसमें? अलैंगिक जनन में। जबकि केवल बीज वाले पौधों में ही लैंगिक जनन हो सकता है और बिना बीज वाले पौधों में भी यह संभव हो सकता है कि उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। आगे हम बढ़ते हैं। किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उसके कार्य है जो अलग अलग होते हैं? ये क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा एग्जाम में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना और उत्पत्ति समान होती है परंतु उसके कार्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इसका आंसर समजात हो जाएगा। समजात का मतलब होमोलोगस होता है, जिसका क्या होता है? बुनियादी संरचना तो बराबर हो जाएगी, सेम हो जाएगी, लेकिन उसके और उत्पत्ति भी समान होगी, लेकिन उसके कार्य होते हैं जो अलग अलग होते हैं। और ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल के थ्रू पूछता है कि एग्जाम्पल उसके कौन कौन से है समजात अंग का, और फिर इस तरह से देख सकते हैं कि समजात अंग और समवृत्ति अंग का है जो एग्जाम्पल क्या क्या है, ये है जो पूछा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जिन अंगों की उत्पत्ति और संरचना एक जैसी होती है लेकिन उसके काम अलग अलग होते हैं उसे कहते हैं समजात अंग, इसे होमोलोगस बोलते हैं, होमोलोगस। ठीक है, समजात अंगों के कुछ उदाहरण है जैसे कि मेढक के अग्रपाद, जो मेढक के आगे वाला पैर होता है, पक्षियों के पंख होता, यही एग्जाम्पल पूछा गया था, क्वेश्चन है जो पूछा गया था बिहार दरोगा एग्जाम में कि पक्षियों के पंख है जो समजात अंग है या समवृत्ति अंग है? तो ये समजात अंग है। चमगादड़ के पंख, व्हेल के फ्लैपर्स हो गए, घोड़े के अग्रपाद हो गए, आगे वाला पैर हो गया, मगरमच्छ के अग्रपाद, मनुष्य के हाथ हो गया,
ये सब सारे क्या है, तो ये समजात अंग है। छिपकली के अग्रपाद, सिल फ्लिपर, मोल के अग्रपाद, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, तो समजात अंग के। समजात अंग के बारे में बताते हैं कि समजात अंग एक ही पूर्वजों से प्राप्त होता है। समजात अंगों की समानता समजातता यानी होमोलॉगी या होमोलोगस कहलाता है। समजात अंग अपसारी विकास दिखाते हैं। समजात अंगों की एक ही उत्पत्ति होती है लेकिन उसके काम अलग अलग होते हैं। एक ही जगह से उत्पत्ति होती है, एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन उसके काम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। समृद्धि अंग की बात करते हैं तो समृद्धि अंगों की उत्पत्ति अलग अलग होती है लेकिन उसके काम एक जैसे होते हैं। देखिए इसका कह रहा है कि अलग अलग उत्पत्ति होगी लेकिन काम क्या होगा, एक जैसा ही होगा। जैसे कि देख सकते हैं तितली के पंख हो गया, इस तरह से उसके समृद्धि अंगों के उदाहरण है। आगे हम बढ़ते हैं। किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? कह रहा है किस संघ के सभी जंतु खारे जल यानी कि क्या, तो समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा के जो जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, वो खारे जल में पाए जाते हैं। जैसे कि उसका एग्जाम्पल है क्या, तो एक ग्रुप ऑफ स्पॉन्ज क्या है, उसको सिलीज कहते हैं, सिलीज कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइलम पोरीफेरा में इस तरह से जो खारे जल में उपलब्ध होते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज होते हैं। ठीक है, इसमें नो ट्रू एम्ब्रियोनिक टिश्यू, इसमें कुछ उस तरह से एम्ब्रियोनिक टिश्यू नहीं होते यानी कि भ्रूण जैसे है जो ऊतक नहीं पाए जाते हैं। सेल्स आर टोपीपोटेंट, दे चेंज फॉर्म एंड फंक्शन एंड दे आर मोबाइल थ्रू और द बॉडी। इसमें है कि घूमते रहते हैं, पूरे शरीर में घूमते रहते हैं क्या, तो इसमें सेल है जो दे चेंज फॉर्म एंड फंक्शन, सेल यानी कोशिका है जो अपना क्रिया और उसमें फंक्शन है जो चेंज करते रहता है और एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल नेचर का होता है, घूमते रहता है। ठीक है, ये है जो कहा तो मैराइन और फ्रेश वाटर में भी इसको देखने को ये मिल जाते हैं। ये संघ पोरीफेरा हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो इसमें जानते हैं कि इसमें कौन सा पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता है। कह रहा है किसमें, तो कह रहा है कौन पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कौन पाया जाता है, तो हरित लवक पाया जाता है यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, परंतु जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में ये पाया नहीं जाता है लेकिन पादप कोशिका में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, अंतःद्रव्यी जलिका भी पाया जाता है जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफ्रेंसिएशन देख सकते हैं कि क्या क्या प्लांट सेल में होता है और क्या एनिमल सेल में होता है। तो सेल वॉल प्लांट सेल में ही होता है जो उसको क्या करता है, प्लांट को एक रिजिड शेप देता है, एक कठोर आवरण देता है, उसका आकार देता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसमें सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है किसमें, सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ये बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया कि वैक्यूल आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल और इन एनिमल सेल, तो ओनली इन फाउंड इन प्लांट सेल, याद रखना है। और क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो ऑटोट्रॉफ होता है क्लोरोप्लास्ट जो पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जिस कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है। इसमें सेंट्रोजोम्स नहीं पाया जाता, सेंट्रोजोम्स और लाइसोसोम्स प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। याद रखना है कि लाइसोसोम जिसे सुसाइडल बैग कहते हैं वो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और सेंट्रोसोम भी एनिमल सेल में पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांट सेल में क्या क्या रहते हैं और एनिमल सेल में क्या क्या रहते हैं, इसको आप एक बार देख लेना। हम बता देते हैं कौन सा इसमें है कौन सा इसमें नहीं है। एनिमल सेल की बात करते हैं तो इसमें कोई भी सेल वाल नहीं रहता है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है जिस कारण से इसका इरेगुलर शेप होता है, कोई भी एक स्ट्रक्चर नहीं बनता है एनिमल का। न्यूमरस स्मॉल व्हीकल्स होता है, छोटे छोटे लेकिन व्हीकल्स होते हैं लेकिन बहुत छोटे अमाउंट में होते हैं, ऐसा नगण्य मात्रा में ही होते हैं, इसमें व्हीकल्स न के बराबर होता है। नो क्लोरोप्लास्ट यानी हेटरोट्रॉप होते हैं, इसमें कोई भी इस तरह से क्लोरोप्लास्ट है जो पिगमेंट इसमें एनिमल सेल में नहीं होता है। सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होता है किसमें, एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। लाइसोसोम या सुसाइडल बैग जिसे बोलते हैं ये है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ये ओनली इन एनिमल सेल नॉट इन प्लांट सेल। यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ कौन सा नहीं है, प्रोटोजोआ यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, प्रोटोजोआ ये सारे हैं। इसमें आप मिलान कर सकते हैं कि इसमें कौन सा है जो प्रोटोजोआ है, कौन सा इसमें प्रोटोजोआ नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अमीबा, यूग्लिना, परामेशियम ये सारे क्या है, तो ये प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। गियार्डिया है, ट्रेपनसोमा है, प्लाज्मोडियम, यही प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण क्या होगा कि मादा एनाफ्लीज जो मलेरिया होता है, मादा एनाफ्लीज के काटने के कारण ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। टॉक्सोप्लाज्मा स्टेंटर है और ट्राइपनसोमा है जिसके कारण स्लीपिंग सिकनेस होता है यानी कि नींद आने की बीमारी होती है, किसके द्वारा, तो ट्रिप्नोसोमा बैक्टीरिया ये ट्रोपोजोआ के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ल्यूकोसिलिन नहीं है, ल्यूकोसिलिन इसमें
तो प्रोटोजोआ नहीं है, पैरामेसियम है, यूग्लिना है, अमीबा है, इसको याद रखना है। इसका नाम याद रखना है कौन से है जो प्रोटोजोआ है। आपको ये याद रखना है कि ट्राइपनोसोमा और प्लाज्मोडियम क्या है, तो ये प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोआ के कारण है जो मलेरिया होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत यानी कि लीवर का फंक्शन कर रहा है, नहीं है। तो लीवर का फंक्शन इसमें कौन सा नहीं है, तो जानते हैं कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है किस में होता है, तो किसके द्वारा, तो ये लीवर के द्वारा होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में। और एनिमल का जो स्टार्च होता है वो ग्लाइकोजन कहलाता है। यूरिया का उत्पादन किसके द्वारा होता है, यकृत यानी लीवर के द्वारा ही यूरिया का उत्पादन होता है। जानते हैं कि जब आप पेशाब करते हैं तो उसमें है जो यूरिया की मात्रा है जो निकलती है, जिसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा होती है। दवाओं और विषाक्त पदार्थों का विनियमन करता है, यानी कि जो दवा होता है और टॉक्सिक नेचर का उस तरह से कुछ एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स आपके शरीर में यदि चले जाते हैं तो उसका है जो निवारण कौन करता है, तो यही लीवर करता है। लीवर बाहर शरीर से एक्सक्रेट कराता है। अजीर्ण आहार से खाद्य और जल के अधिक का अवशोषण कौन करता है, तो ये छोटी आंत का काम है, ये यकृत नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों फंक्शन किसका है, ग्लूकोज का है, ये सॉरी लीवर का है, लीवर का है। यहाँ पे ह्यूमन लीवर का फंक्शन या फिर उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरह से ये कार्य करती है। यहाँ पे देख सकते हैं राइट लोब ऑफ लीवर है, डायफ्राम है, लेफ्ट लोब है, यहाँ पे देख सकते हैं। और लीवर के इन्फेक्शन के कारण इसमें भी डिजीज क्या होता है, हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ और भी फंक्शन देख लेते हैं। यकृत के कई काम होते हैं, जैसे यकृत क्या करता है, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, यानी कि इंटरनल ऑर्गन है, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। जबकि बाहरी रूप से है जो त्वचा है, स्किन है जो सबसे बड़ा है। करा यह रक्त को छानता है और विषाक्त पदार्थों को तोड़ता है। यकृत पित्त नामक रसायन, यानी लीवर के द्वारा है जो बाइल जूस क्रिएट किया जाता है, बाइल जूस सेक्रेट किया जाता है, बाइल क्या, तो बाइल नामक रसायन बनाता है। यह रसायन वसा को पचाने में मदद करता है, यानी कि फैट को है जो तोड़ने में मदद करती है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती है। यकृत एल्बुमिन नामक एक रक्त प्रोटीन बनाता है। यह प्रोटीन शरीर में हार्मोन, दवा और फैटी एसिड को ले जाने में मदद करता है, हेल्प करता है। यकृत रक्त प्लाज्मा प्रोटीन तैयार करता है जो रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। जो जानते हैं कि ये क्या होता है, रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है, जिसे हिपैरिन भी बोलते हैं। यकृत शरीर में मौजूद पोषक तत्वों और रसायनों को ऐसे रूप में तोड़ता है जिन्हें शरीर के बाकी हिस्सों के लिए इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। यकृत शरीर में मौजूद ज़्यादातर रसायनों के स्तर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। यकृत हानिकारक पदार्थों को तोड़ता है और उनसे पीत या रक्त में उप उत्पाद बनाता है। ये उप उत्पाद शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यकृत डायाफ्राम के नीचे पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होता है। यह त्रिकोणीय आकार का होता है। आपको ये इसका शेप याद रखना है कैसा होता है, तो यकृत का शेप क्या होता है, ये त्रिकोणीय आकार का होता है और ये 4 लोबों में बटा होता है। कितने लोब में, तो 4 लोब में ये बटा होता है। आगे हम देखते हैं कि अमोघ वर्ष, यहाँ पे साइंस के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हम हिस्ट्री सेक्शन में चले जाते हैं। अमोघ वर्ष की बात कर रहा है कि अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित थे, तो ये किससे संबंधित थे, तो ये राष्ट्रकूट वंश से थे। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रकूट वंश का जो क्रोनोलॉजी है उस तरह से आप इसको देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि इसकी स्थापना है जो किसके द्वारा, दंती दुर्ग के द्वारा स्थापना की जाती है। 735 से लेके 756 ईस्वी के आसपास इसका स्थापना होता है राष्ट्रकूट वंश का। उसके बाद कृष्ण प्रथम आते हैं, उसके पुत्र गोविंद द्वितीय होते हैं। कृष्ण प्रथम के द्वारा ही है जो यहाँ एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का है जो एक पत्थर को काट कर है उस तरह से कैलाशनाथ मंदिर बनाया जाता है, जो शिव की मूर्ति होती है, शिव की वहाँ पूजा की जाती है। देख सकते हैं गोविंद द्वितीय, धूप धारा वर्ष, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, गोविंद चतुर्थ, अमोघ वर्ष तृतीय। यहाँ पे इस तरह से कर्क द्वितीय जो अंतिम शासक होता है राष्ट्रकूट वंश का, और ये कब से कब तक चलता है, तो 735 से लेकर 973 ईस्वी तक ये शासन करता है, राष्ट्रकूट वंश शासन करता है। देख सकते हैं कि राष्ट्रकूट एक हिंदू राजवंश था। कैसा था, एक हिंदू राजवंश था जिसने 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। राष्ट्रकूट संभवतः मूलतः द्रविड़, किसान और लट्टूर जो उस्मानाबाद के निकट लातूर के शाही परिवार थे, इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग, जिसे दंती बर्मन के भी नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। पूंजी की बात करते हैं तो राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी, तो मान्यखेत थी, मान्यखेत। ठीक है, जो अब आधुनिक क्या है, तो सोलापुर जो महाराष्ट्र में है, सोलापुर के निकट है। राष्ट्रकूटों ने लगभग 755 ईस्वी से 975 ईस्वी तक भारत के दक्कन और पड़ोसी क्षेत्रों पर शासन करता है। विस्तार दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम ने राज का विस्तार संपूर्ण कर्नाटक तक कर दिया था। उल्लेखनीय घटनाएं इसमें देखते हैं कि दंती दुर्ग ने पल्लवों की राजधानी कहाँ, तो कांची, पल्लव की राजधानी कहाँ, तो कांचीपुरम या कांची तमिलनाडु में है, कांची पर आक्रमण किया और
बर्मन पल्लव मल के साथ गठबंधन किया। 753 ईस्वी में कृष्ण प्रथम ने चालुक्यों को पराजित किया और राजधीराज और परमेश्वर की उपाधियां ग्रहण की। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने, तो कृष्ण प्रथम ने चालुक्यों को पराजित किया और राजधीराज और परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। अगला प्रश्न कि भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई थी? सबसे पहले किसके समय में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई थी? तो मौर्य वंश के समय में सबसे पहले राजनीतिक एकता यानी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन देखने को मिलता है। जानते हैं कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन उसमें मौर्य के समय में पूरी तरह जो एक व्यवस्थित रूप से कार्य कर रही थी, और वहाँ देख सकते हैं कि मगध राज के राजवंश और उसके संस्थापक और भी करने थे, जैसे कि हरेक वंश के द्वारा मगध साम्राज्य का है जो स्थापना किया जाता है। मूल रूप से इसके पहले बृहद्रथ वंश था, उसके बाद हरेक वंश आता है। ये 544 से लेकर 412 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक शासन करता है। उसके संस्थापक कौन होते हैं? बिंबिसार होते हैं। उसके बाद शिशुनाग आता है 412 से 344 ईसा पूर्व, और इसका संस्थापक कौन होता है? शिशुनाग करता है। नंद वंश की बात करते हैं तो 344 से 323 ईसा पूर्व इसको महानंदी ने स्थापना किया था। और मौर्य वंश उसके बाद आता है। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश का स्थापना होता है। 323 से 184 ईसा पूर्व तक शासन करता है, और चंद्रगुप्त मौर्य इसके प्रमुख संस्थापक रहे हैं। उसके बाद शुंग वंश आता है, 184 से 75 ईसा पूर्व तक शासन करता है, और पुष्यमुत्र शुंग इसके संस्थापक रहते हैं। उसके बाद कौन आता है? तो सातवाहन वंश आता। उसके बाद कण्व वंश आता है, कण्व वंश जिसका स्थापना कौन करता है? वासुदेव करता है। उसके बाद कौन आता है? सातवाहन वंश आता है। सातवाहन आता है जिसका सिमुक स्थापना करता है, सिमुक। ठीक है, इस तरह से मगध साम्राज्य है जो आगे बढ़ता है, और यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो जय सिंह सिद्धराज इसका आंसर हो जाएगा। जय सिंह सिद्धराज जैन विद्वान थे हेमचंद्र सूरी, जिनके किसके समय रहते थे? तो जय सिंह सिद्धराज के सभा को अलंकृत करते थे। जानते हैं कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र, जिनका कार्यकाल है 1089 से 1172 ईस्वी, ये कुमारपाल के शासनकाल में सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। एडवाइजर के रूप में ये कुमारपाल है, उनके समय ये सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। हेमचंद्र कालिका सर्वज्ञ के नाम से भी हेमचंद्र को जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ? गुजरात के धुंधका नगर में हुआ था। सोलंकी वंश के शासक राजा सिद्धराज जय सिंह के धर्म उपदेशक थे, यानी कि उनकी सभा में ये रहते थे। हेमचंद्र ने कहा था कि स्वतंत्र आत्मा के आश्रित ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। कहा था कि स्वतंत्र आत्मा के आश्रित ज्ञान ही प्रत्यक्ष है। इसका आंसर क्या? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को है जो शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। आपसे डायरेक्ट वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं सूफी संप्रदाय के बारे में और भी हम कुछ जानते हैं। कुछ समय भक्ति संप्रदाय और सूफी संप्रदाय है जो तेज रूप से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी जब ये 11वीं शताब्दी के आसपास। सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का जन्म दिया गया। उर्दू भाषा का जन्म किसके द्वारा? तो सूफी संतों के द्वारा दिया गया, जिसे एक कहा गया बासरा और एक दूसरा बेसरा में डिवाइड हो गया, दो सेक्ट में डिवाइड हो गया। एक इस्लामी कानून के समर्थक थे, इस्लामी कानून के, उसे बासरा कहा गया, और जो इस्लामी कानून से मुक्त थे यानी उसको नहीं मानते थे वो बेसरा कहलाया गया। ठीक है, इस्लामी कानून के समर्थक कौन थे? तो चिश्ती सिलसिला, जिसके स्थापना कौन करते हैं? तो भारतीय संस्थापक कहे जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और फिर सुहरवर्दी सिलसिला के संस्थापक शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक है, कादरी सिलसिला रहता है, उसका संस्थापक करता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और फिर नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक होते हैं, भारतीय प्रचारक होते हैं ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह वेरी होते हैं। और फिर जैसे भारत में ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत में दोनों जगह ये फैलते हैं, तो दक्षिण भारत में इसके संस्थापक होते हैं बुरहान उद्दीन गरीब और गेसूद राज होते हैं, जबकि उत्तर भारत में इसको ले जाया जाता है किसके द्वारा? ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो किसके शिष्य होते हैं? ये बाबा फरीद के शिष्य होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। जबकि हजरत अलाउद्दीन साबिर और नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, ये सब सारे क्या होते हैं? तो ये कहाँ? उत्तर भारत में। कहाँ पे? उत्तर भारत में है जो सूफी संप्रदाय को फैलाते हैं। चिश्ती सिलसिला के प्रमुख उपदेशक कौन कौन होते हैं? इसको देख लीजिए, जैसे कि शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार किकी, और इन्हीं के यादगार में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का स्थापना किया जाता है। शेख फरीद उद्दीन गंज ए शंकर, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। शेख निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है।
ठीक है, इसको याद रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मिलान करना है कि कौन सा राजवंश है और कौन से राज्य क्षेत्र में ये शासन कर रहा था। तो सबसे पहले आपको दिए गए ऑप्शन में कौन सबसे पहले आता है जो उसके बारे में मिला लेते हैं। तो चोल जानते हैं कौन से क्षेत्र में था, तो तमिलनाडु क्षेत्र में। पाल बंगाल में। दो ऑप्शन से देखते हैं कहाँ से आपको मैच हो रहा है। तो सी का 2 हो जाएगा, सी का यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 में दिया गया सी का 2, और डी का 4 है। सी का 2, डी का 4, डी का 4, सी का 2 और डी का 4 ऑप्शन है जो डी में मिल जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से ही बस 2 ऑप्शन को यदि टैकल किए तो ये बन गया यहाँ पे। और गुर्जर प्रतिहार कहाँ तो हो गया, तो ए का 3 हो जाएगा। गुर्जर प्रतिहार कहाँ, तो गुजरात और राजस्थान, जबकि राष्ट्रकूट कहाँ पे, पश्चिम दक्कन के क्षेत्र में ये शासन कर रहा था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। निम्न सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था, तो किसने माना था, तो शाह मोहम्मद गौस ने माना था। किसने, शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया, निजामुद्दीन औलिया का स्वरूप माना था। किसने, तो ये शाह मोहम्मद गौस। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फतुह अस सलातीन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे, तो कौन इसके रचयिता थे, तो इसका अब्दुल मलिक इस्लामी फतुह अस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक थे। जानते हैं सूफी काव्य परिवार से जुड़ी कुछ प्रमुख रचना और उसके रचयिता कौन थे, तो चंदायन की बात करते हैं। चंदायन तो सूफी काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ था जिसके रचयिता थे मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की थी। पद्मावत आखरावट आखिरी कलाम ये किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जबकि अनुराग बांसुरी किसकी रचना है, तो ये सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना है। नूर जहां की बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौन है, तो ख्वाजा अहमद है। ख्वाजा अहमद। प्रेम दर्पण पूछा जाता है क्वेश्चन, इसके रचयिता कौन है, नसीर है। ठीक है, प्रेम दर्पण नसीर है। सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं से 18वीं सदी के बीच माना जाता है। भारत में सूफी संप्रदायों में चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी प्रमुख ऐसे सूफी संत आते रहते हैं। ठीक है, और मिनहाज उस सिराज की बात करते हैं तो तबकात ए नासरी किसने लिखा है, तो मिनहाजुल सिराज ने लिखा है और उसमें बिहार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। उदयगिरी गुफालेख में किस गुप्त शासकों के विजयों का उल्लेख किया गया है, तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख किया गया है। किसमें, तो उदयगिरी अभिलेख में, जो कहाँ पे है, ओडिशा में है। उदयगिरी अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय का जिक्र किया गया है। जो चंद्रगुप्त कौन है, विक्रमादित्य है। और भी हम प्रमुख अभिलेख और शासक से संबंधित देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं तो किसे संबंधित है, तो कलिंग राज खारवेल से संबंधित है, जो जैन धर्म को मानता था खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं तो रुद्रदामन इसके है, जो उस समय के शासक थे, जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित। नासिक अभिलेख में बताया गया है किसके बारे में, तो गौतमी बलश्री के बारे में बताया गया। और प्रयाग स्तंभ लेख में किसके बारे में बताया गया, समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया। उसको लिखा किसने है, तो हरिसेन ने लिखा है, हरिसेन ने। और किसमें लिखा है, तो संस्कृत भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में। ये होल अभिलेख की बात करते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ये लिखा गया है। और इसको कौन लिखा है, तो रवि कीर्ति ने लिखा है। इसको किसने लिखा, हरिसेन ने लिखा है। ठीक है, और मंदसौर अभिलेख की बात करते हैं तो मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में लिखा गया है, मंदसौर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख है, किसके बारे में लिखा गया है, प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा। प्रतिहार नरेश भोज के बारे में ग्वालियर अभिलेख लिखा गया है। जबकि भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के बारे में लिखा गया है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख, इसको याद रखना है। देवपाड़ा अभिलेख किसके बारे में लिखा गया है, तो बंगाल शासक विजय सेन के बारे में लिखा गया है। देवपाड़ा अभिलेख, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार एग्जामों में। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, इसको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है, तो भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT महिला विश्वविद्यालय, जिसका मतलब क्या है, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे महिला विश्वविद्यालय है। भारत की पहली महिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब होती है, 1916 में होती है। और 1916 में ही है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की भी स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है। महर्षि डॉक्टर ढोंडो केशव कारवे यानी MD कारवे, डॉक्टर DK कारवे
डिक्के कार्वे ने किया था। यह विश्वविद्यालय दक्षिण पूर्व एशिया का भी पहला महिला विश्वविद्यालय यानी साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय है। कौन सा? तो ये SNDT महिला विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के बारे में भी जानते हैं कि इसकी स्थापना महिला शिक्षा के लिए की गई थी और भारत का पहला है जो महिला शिक्षक किसे माना जाता है? तो सावित्रीबाई फुले को। इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई के चर्चगेट में है, जबकि मुख्य परिसर सांता क्रूज जुहू में है और पुणे में भी इसका एक परिसर है। 1920 में इस विश्वविद्यालय का नाम श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे महिला विश्वविद्यालय रखा गया था। श्री विट्ठल दास ठाकरे ने अपनी माँ श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे की याद में इस विश्वविद्यालय के लिए 15 लाख रुपया देने का वादा किया था। इसके बारे में आप जान लेते हैं कि SNDT महिला विश्वविद्यालय कौन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1930 में कब? 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था? तो किसके? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, जिसे सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत में सीमांत गांधी और पाकिस्तान में इसे नाम क्या जाना जाता है? तो पाकिस्तान में क्या? बच्चा खान। पाकिस्तान में बच्चा खान के नाम से जाना जाता है। और फ्रंटियर गांधी भी भारत में फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने रेड शर्ट्स मूवमेंट चलाया था। क्या? रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था। और खुदाई खिदमतगार इन्हीं के द्वारा चलाया गया, खुदाई खिदमतगार। और याद रखना कि जब ये गांधी जी को मानते थे तो ये कौन सा आंदोलन चलाते थे अंग्रेजों को हटाने के लिए? तो ये अहिंसक आंदोलन चलाते थे। अहिंसक यानी कि गांधी जी को ही मानते थे, जिस कारण से ये अहिंसक आंदोलन चलाते थे। ठीक है, इसको याद रखना है। और 14 अगस्त 1987 को खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न कब दिया गया था? तो ये 1987 में दिया गया था। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वे पहले गैर भारतीय थे। जीवन के 42 साल ये जेल में गुजारे थे। याद रखना है कि पहले गैर भारतीय यानी कि फर्स्ट नॉन इंडियन टू अचीव भारत रत्न अवार्ड, दैट इज कौन? तो ये अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। जाकिर हुसैन भारत के है जो पूर्व राष्ट्रपति रहे, जिनकी मृत्यु ऑफिस में ही हो जाती है। और इसके पहले राष्ट्रपति बनने से पहले ये क्या थे? तो बिहार के गवर्नर थे, बिहार के राज्यपाल थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा किया था? तो जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में होता है। और राजकुमार शुक्ल एक किसान होते हैं, नील खेती किसान होते हैं, जो जाते हैं कहाँ पे? तो 1916 में जब लखनऊ सेशन होते रहता है, उसी में गांधी जी रहते हैं मौजूद। और वहीं पे ये राजकुमार शुक्ल उनसे निवेदन करते हैं कि आप ये चंपारण आए और वहाँ पे किसानों को नील की खेती करने से मुक्त कराए, क्योंकि वहाँ पे 3 कठिया सिस्टम मौजूद है जो किसानों को है जो प्रताड़ित करते हैं या फिर उसको फोर्स करते हैं कि आप है जो वहाँ पे खेती करें, नील की खेती करें। ठीक है, जिस कारण से उसका जो नील की खेती करने से क्या होता है कि उसके जो उपजाऊ भूमि है वो है बर्जर होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे किसके लिए? तो किसानों को प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा किया था। किसने? तो गांधी जी ने किया था। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने बिहार की धरती पर कदम रखा। 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी कहाँ पहुंचे? तो चंपारण पहुंचे थे। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। हालांकि सबसे पहला सत्याग्रह भारत में से ना स्टार्ट होकर गांधी जी ने कहाँ किया था? तो सबसे पहले किया था दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था, जोहान्सबर्ग में किया था। और उसके बाद भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। किसानों से बात कर उन पर हुए जुल्मों को किया, ये कलमबद्ध किया, उनके बारे में लिखा। 4 जून को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट को उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। 10 जून को बयानों के आधार पर चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना समिति बनती है। कब? तो 10 जून को बनती है। चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य बने मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि चंपारण कृषि जांच समिति के भी एक सदस्य थे महात्मा गांधी, इसको भी याद रखना है। गांधी कमेटी ने अक्टूबर में रिपोर्ट को जमा किया था। 4 मार्च 1918 को गवर्नर जनरल ने चंपारण एग्रेरियन बिल पर हस्ताक्षर करता है और 135 साल से चली आ रही नील की खेती प्रथा का यहाँ पे अंत होता है। 3 कठिया सिस्टम का यहाँ पे अंत हो जाता है। कहाँ? चंपारण के क्षेत्रों में। और नील की खेती करने से वहाँ के किसानों को आज़ादी मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में कौन से शामिल नहीं है? तो जानते हैं कि 1857 की क्रांति स्टार्ट होती है एक छोटे से आंदोलन से स्टार्ट होती है, एक छोटे
या मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, या फिर उस तरह से अफवाह से कह सकते हैं कि एनफील्ड राइफल जब आया था उस समय उसके बाद उसके जो एनफील्ड राइफल के गोली में तार जो क्या मिलाया जाता था, तो कारतूस में मिलाया जाता था, सुअर और गाय के चर्बी को मिलाया जाता था, और हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ऐसा मिलाए जाने का अफवाह फैला था, जिस कारण से है जो वहाँ पे सैनिकों को जब पता चलता है तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। जैसे कि मंगल पांडे सबसे पहले विद्रोह करते हैं, जो 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो उसके पहले और भी अन्य कारण थे जो इस विद्रोह को और भी तेजी रूप से बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि शिक्षा की नई प्रणाली, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो जानते हैं कि 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर और लॉर्ड कैनिंग के सहयोग से इसको पारित किया जाता है। अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेषण, इस तरह से ये सब 3 जो प्रमुख कारण थे, उसके कारण और भी अन्य कारण है, इसको हम देखते हैं, जिसके कारण से 1857 के विद्रोह मुख्य रूप से तेजी से आगे बढ़ा और भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून इसमें कोई योगदान नहीं था 1857 की क्रांति को आगे करने में। तो इसका आंसर तीनों ये सही है, बाकी इसका डी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के कई कारण थे, जिसके प्रमुख कारण थे चर्बी वाले कारतूस, और फिर अंग्रेजों की नीतियाँ व्यक्तिगत सिद्धांत हो गया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया, क्या तो हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके कारण ये भी एक समस्या बन के खड़ी हुई। आर्थिक शोषण भी किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, जिस कारण से भारतीयों में उस तरह से धीरे धीरे एक राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी, और उन्होंने है जो ड्रेन ऑफ वेल्थ, जैसे कि 1867 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया, उसमें बताया गया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ किस तरह से किया जा रहा है, यानी कि धन का निष्कास भारत से जाकर लंदन में किया जा रहा है, किस तरह कारण से, उसके कारण के बारे में लोगों ने जाना। तब है जो 1857 की क्रांति और ही अग्र रूप ले लिया बाद में। ठीक है, इसके पहले बहुत सारे इसके कारण थे, बाद में फिर 1857 ये बुक लिखा गया था, बाद में लिखा गया था, लेकिन इसके जो मूल रूप से जो सिद्धांत चला आ रहा था, जो उसमें किया जा रहा था, उसको सब लोग महसूस कर तो रहे थे। सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप भी किया गया था, शिक्षा का पश्चिमी तरीका लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, और उसको ऐसा लग रहा था कि भारतीय परंपरा में, भारतीय सोच में है जो ब्रिटिश साम्राज्य है जो स्थापना अपना उसका है जो इस्तेमाल कर रही है, और लोगों को उसके ऊपर दबाव बना रही है कि आप उसे वेस्टर्न एजुकेशन अडॉप्ट करें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है। तो जानते हैं कि साइमन कमीशन कब आया था, तो नवंबर 1927 में आता है, नवंबर 1927 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा इसको स्थापना की जाती है कि बताया जाता है कि 10 साल के बाद है जो एक कमीशन, संविधान संशोधन समिति बनाई जाएगी, और उसमें संशोधन या उसके बारे में जांच पड़ताल करने के लिए कमीशन आएगी 10 साल बाद। लेकिन ये 10 साल से 2 साल पहले ही आ जाती है, और उसमें भारत में रिव्यू करने आती है कि किस तरह से यहाँ पे डायरकी यानी कि द्वेष शासन का रूल चल रहा है, और भारत में किस तरह से संविधान चल रहा है, उसके बारे में रिव्यू करने आती है। साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन नवंबर 1927 में इसको अपॉइंट किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। कमीशन इंक्लूडेड 7 मेंबर्स ऑल ऑफ होम वेयर वाइट। यहाँ पे सारे उसमें क्या होते हैं, सारे श्वेत होते हैं, सारे वाइट होते हैं, जिस कारण से भारतीयों के द्वारा है जो विद्रोह किया जाता है। इसमें रिकमेंड करते हैं, कौन अनुशंसा क्या करता है साइमन कमीशन की एबोलिशन होना चाहिए डायरकी का। डायरकी का मतलब होता है 2 शासन चल रहा था प्रांत में यानी कि प्रोविंसेस में 2 शासन चल रहा था, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट के आधार पे 2 शासन चल रहा था, जिसके बारे में डायरकी को रिमूव करने की बात की गई थी। और इसी के बाद है जो अगला 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, उसमें प्रांतों से हटा करके डायरकी रूल कहाँ पे जाता है, तो सेंटर में इस्टेब्लिश हो जाता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे जो प्रांतीय विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको में बढ़ोतरी की बात करता है। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट टू बी रिटेंड, यानी कि जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है उसको है जो मेंटेन रखना चाहिए, उसको हटाना नहीं चाहिए। जबकि इसमें कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना, तो यह है जो इसका साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं था। इसमें कह रहा है कि वो मेंटेन रखना है, जैसे है वैसे ही चला आना चाहिए। इट रिकमेंडेड दैट सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे एंड बर्मा टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे सिंध से कह रहा है कि सिंध है जो कहाँ से, बॉम्बे से अलग होना चाहिए, और बर्मा इंडिया से अलग होना चाहिए, ऐसा साइमन कमीशन ने अनुशंसा दिया था। इंडियन आर्मी शुड बी इंडियनाइज, यानी कि भारत का आर्मी है, भारत का जो सेना है वो भारत का ही होगा, और दूसरे देशों की सेना दूसरे देश में ही जाएगी, सिर्फ भारत में ही रहेगी इंडियन आर्मी। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि साइमन गो-बैक का नारा लगाया गया। उसमें जानते हैं कि साइमन गो-बैक का नारा किसने इसका तैयार किया था, तो ये मेहरौली किसने, यूसुफ मेहर अली के द्वारा साइमन कमीशन नारा है जो तैयार किया गया साइमन गो-बैक
ठीक है, और उसी में लाला लाजपत राय को लाठियों के दम पे, लाठियों के चोट से उनकी है जो हत्या कर दी जाती है। इसके द्वारा एक्सेप्टेंस क्या किया कि किसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया, किसको द्वारा रिजेक्ट किया गया, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनियन पार्टी जो पंजाब में थी और जस्टिस पार्टी साउथ इंडिया में थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको एक्सेप्ट किया, इसको साइमन कमीशन को सपोर्ट किया। किसके द्वारा? यूनियन पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब में थी, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो साउथ इंडिया में जस्टिस पार्टी था, वो तीनों ने इसको सपोर्ट किया। द कांग्रेस पार्टी डिसाइडेड टू बॉयकॉट ड्यूरिंग मद्रास सेशन, यानी कि मद्रास सेशन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा है जो इसको बहिष्कार कर दिया गया, और यहाँ पे है जो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसको सपोर्ट किया गया था। क्या? साइमन कमीशन को सपोर्ट किया गया था। तो कह रहा द्वैध शासन का उन्मूलन करना है, यानी कि प्रांतों से हटा देना है, प्रांतों से हटाना, प्रांतों से हटाना, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार करना है, ये भी सही है। ब्रिटिश भारत और रियासतों के संघ की स्थापना करना है, तो ये सारे रिकमेंडेशन दिया गया था किसके द्वारा? तो साइमन कमीशन के द्वारा दिया गया था, जबकि ऐसा नहीं बताया गया था साइमन कमीशन के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो किसके द्वारा ये कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ऐसा बताया गया कि यदि आप निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करेंगे तो उस तरीके से एक बहुत ही बड़ा विशाल आंदोलन भारत में बन सकता है और अंग्रेजों को भगाने के लिए काफ़ी होगा। उस तरीके से ही मुस्लिम लीग, ये होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है। होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है किसके द्वारा? होम रूल लीग की स्थापना किया जाता है किसके? 1916 में, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। एनी बेसेंट के द्वारा है जो मद्रास सहित लगभग 200 ब्रांच खोला गया, 200 ब्रांच, और पूरे भारत क्षेत्र में इसको लगभग फैलाया गया होम रूल को। और जबकि ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहाँ पे फैलाया गया? तो महाराष्ट्र क्षेत्र में, बॉम्बे के छोड़कर, और कर्नाटक क्षेत्र में भी फैलाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर याद हो गया आपको डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के अनुसार साध्य और साधन परस्पर संबंधित है, यानी कि यदि आप कोई काम करते हैं और उसका कोई काम अच्छा तरीके से करते हैं तो आपको साध्य भी अच्छा होना चाहिए और साधन भी आपको अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो काम आप कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको अच्छा ही मिलेगा यदि आप अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसलिए साध्य और साधन में दोनों में एक परस्पर संबंध होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ज्योग्राफी से कि लक्षद्वीप समूह के बारे में कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन से कथन इसमें सही दिया गया है। तो द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है। तो छोटे मूंगा द्वीपों से, इस तरह से कोरल से, किससे? तो कोरल से बना हुआ है। कोरल से बना है कौन? तो ये लक्षद्वीप बना हुआ है। हाल ही में आपने लक्षद्वीप और मालदीव, जो लक्षद्वीप और मालदीव, यहाँ पे मालदीव है और लक्षद्वीप है, तो भारत में यहाँ पे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे यात्रा किए थे, जिस कारण से क्या हुआ था कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में जो इस तरह से एक टूरिस्ट लोकेशन किस तरह से डेवलप किया जाए लक्षद्वीप को मालदीव के कंपटीशन में, उस तरीके से एक मालदीव के सरकार के द्वारा इसका है जो विरोध किया गया था, इसका है जो गलत सलत बयान भी दिया गया था, जिस कारण से मालदीव बायकॉट भी दिया गया और फिर मालदीव में भारत के खिलाफ भी बायकॉट का है जो नारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना हुआ है। ठीक है, पहले इन्हें लेकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनद्वीप के नाम से जाना जाता था, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि तो तमिलनाडु के कोरोमंडल कहाँ पे है? तो ये कोरोमंडल उस साइड है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कोरोमंडल है। कहाँ पे? ये कोरोमंडल है और इधर क्या है? तो मालाबार है, मालाबार क्षेत्र है। तो ये मालाबार क्षेत्र यानी केरल के मालाबार, केरल के मालाबार क्षेत्र में कौन सा है? ये लक्षद्वीप है, जबकि कोरोमंडल इधर है। कहाँ पे? कोरोमंडल इधर है, तमिलनाडु में कोरोमंडल है। ठीक है, तो इसका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी कि पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं कि लक्षद्वीप का लोकेशन क्या है, तो अरेबियन सी में ये लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे केरला से, यहाँ पे केरला के इधर है और ये इसका राजधानी कहाँ है? कावारती है। और एड्रोट जो आइलैंड है, एड्रोट आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड लक्षद्वीप का है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं।
श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को अलग करता है, किससे अलग करता है? तो यह यहाँ देख सकते हैं श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा, और यहाँ पे पुलिकट लेक है। तो पुलिकट लेक को अलग करता है और ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। पुलिकट झील से इसको अलग करता है। पुलिकट झील के जानते हैं कि 96% भाग है इसका, कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में इसका 96% भाग है, जबकि 3 से 4% भाग कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे? तमिलनाडु में है। पुलिकट झील कहाँ पे? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैला हुआ है। और पुलिकट झील है जो दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी की झील है, दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील कहाँ है? ओडिशा में है। बीती लेबू और बानुआ लेबू द्वीप कहाँ पे लोकेटेड है? बीती लेबू और बानुआ लेबू द्वीप कहाँ पे है? तो ये फिजी में है। फिजी यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, बीती लेबू और यहाँ पे बानुआ लेबू द्वीप है जो कहाँ पे लोकेटेड है? ये फिजी में लोकेटेड है। और कौन सा ओशियन का पार्ट है? तो ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर का पार्ट है। और ग्रेट सी रीफ यहाँ पे देखने को मिलता है, ग्रेट सी रीफ। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला नंबर कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में देख सकते हैं कि इधर जो राज्य है, जैसे कि कहाँ से? ये भूटान से मिलता है, म्यांमार से, बांग्लादेश से, नेपाल से, चाइना से, और इधर जो यहाँ पे सिक्किम से स्टार्ट होता है, इधर सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदि जो राज्य है वो 5 देशों से है जो बॉर्डर शेयर करता है। कितना? 5। ठीक है, और टोटल इधर क्या है? तो पाकिस्तान है, और इधर अफगानिस्तान है जो अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, पीओके के थ्रू। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसमें राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, ये उसका काम है। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना, ये भी उसका इंटर स्टेट काउंसिल का मुख्य काम है। उपर्युक्त विषयों विशेषकर इसमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, ये सारे इसके प्रमुख कार्य है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंटर स्टेट काउंसिल के सारे फंक्शंस हैं। इसके बारे में और भी हम देख लेते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भारत के संविधान के अनुसार कौन सा? तो आर्टिकल 263 के अनुसार दिया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश दिनांक कब? तो 28 मई 1990 के तहत इसको की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद एक सिफारिश निकाय है जिसका कर्तव्य संघ और राज्यों के बीच सामान्य हित के विषयों की जांच और चर्चा करना है। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और परिषद की वर्तमान संरचना क्या है? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधानसभा जहाँ पे नहीं है केंद्र शासित प्रदेशों में, वहाँ पे उसके प्रशासक वहाँ उसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों के राज्यपाल, जैसे कि जम्मू और कश्मीर के मामले में राज्यपाल शासन जब लग गया है तो वहाँ पे राज्यपाल या प्रशासक वहाँ से आएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अस्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में कैबिनेट रैंक के 4 मंत्री भी इसमें शामिल किए जाएंगे। अन्य मंत्रियों और केंद्र सरकार में स्वतंत्र प्रभाव रखने वाले राज्य मंत्रियों को अस्थायी आमंत्रित के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है यदि ऐसा परिषद के अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, या जब भी उनके प्रभार के तहत किसी विषय से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा करना होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो ये संसद का अधिकार है। जानते हैं कि भारतीय संसद में, भारतीय संघ में किसी राज्य को मिलाने वाले अधिकारों के बारे में बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 याद रखना है, बार बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 2 के मुताबिक संसद विधि के जरिए यानी कानून बना करके नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है या उसकी स्थापना कर सकती है। संसद 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों को आपस में मिला सकती है, उनके नाम, सीमा और क्षेत्र में भी बदलाव कर सकती है। संविधान में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में विस्तृत जानकारी है जो दिया गया है। संविधान के मुताबिक संघ और राज्यों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय और विधायी संबंध भी है। संघ और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने का अधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 131 में है। आर्टिकल 131 में है जिसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी कि भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि क्या भारत के राज्यों को स्टेटमेंट दे देगा? आपसे पूछ सकता है कि भारत के राज्य
है जो संघ से अलग हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अमेरिका में ऐसा है कि वो संघ से अलग हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है, कार्टूनिस्ट का क्या काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने और राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यह कथन किसका है? तो आर के लक्ष्मण का कथन है। आर के लक्ष्मण ने ऐसा कहा है। और देखते हो कि बहुत सारे कार्टूनिस्ट है जो कार्टून बनाते हैं कि लोकतंत्र में या राजनेता के ऊपर कार्टून बनाते हैं और उसको है जो इस तरह से बताते हैं, व्यंग करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकतंत्र में टपकता हुआ लोक, इस तरह से अरविंद तिवारी की यह पुस्तक है और किस तरह से उन्होंने बताया है कि लोकतंत्र में अब है जो उस तरह से उसका जो मेन प्रिंसिपल्स है, मेन धारणा है, वो है जो काम नहीं कर रही है। आगे हम बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान किसकी मान्यता देता है? तो भारतीय संविधान मान्यता देता है किसका? तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों, यानी कि दो तरह के अल्पसंख्यक भारत में पाए जाते हैं, एक धार्मिक रूप से और एक भाषाई आधार पे, यानी कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी भारत में दो तरह के ही पाए जाते हैं। और ये आर्टिकल 29 और 30 में ऐसा दिया गया है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से जुड़े हुए आर्टिकल 29 और 30 है। इन अनुच्छेदों के तहत भारत के नागरिक को यह अधिकार मिलते हैं कि अनुच्छेद 29 में दिया गया है कि इस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। यह अधिकार बहुसंख्यक वर्ग के साथ साथ अल्पसंख्यक वर्गों को भी मिलता है। ठीक है, इसको याद रखना है और ये किससे रिलेटेड है ये भी ध्यान रखना है। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं तो इस अनुच्छेद के तहत धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने का अधिकार है। साथ ही राज्य को इन संस्थानों को सहायता देने में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इन अनुच्छेदों को मकसद क्या है? तो सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना और देश की विविध सांस्कृतिक विरासत को भी संरक्षित करना। ये आर्टिकल 29 और 30 का काम है जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को प्रमोट करता है। किसके द्वारा? तो एजुकेशनल और ये लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी के बीच। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? नहीं चुना जाता है कौन? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्राम प्रधान तो चुना जाता है। ठीक है, जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला परिषद का अध्यक्ष की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन उसका होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होता है, जबकि ग्राम प्रधान, पंचायत समिति का सदस्य और जिला परिषद का इलेक्शन क्या होता है? तो ये डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो पंचायती राज सिस्टम में दो तरह से होते हैं। एक होता है एक पंचायती राज और एक दूसरा म्यूनिसिपालिटी यानी कि नगर निगम के। यहाँ पे पहला क्या होता है? जिला परिषद होता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ब्लॉक समिति क्या होता है? ये ब्लॉक लेवल पे होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत हो जाएगा, गांव लेवल पे होता है, ग्राम सभा इसका बनता है। और म्यूनिसिपालिटी जो अर्बन सिटी में होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनता है, म्यूनिसिपल काउंसिल बनता है। और नगर पंचायत इधर 3 और इधर 3, इस तरह से टोटल डिवाइड किए जाते हैं। और इसमें टोटल कितने विषय होते हैं? तो 29 विषय होते हैं और इधर 18 विषय होते हैं। ठीक है, और इधर याद रखना है शेड्यूल कितना में? 11 में इसको रखा गया है, शेड्यूल 11 में, और ये शेड्यूल 12 में रखा गया है, 12वें अनुसूची, और ये 11वें अनुसूची में रखा गया है। पंचायती राज के बारे में हमने बहुत सारा बताया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, पिछले वीडियो में दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 के द्वारा लिखा गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान कर सकती है। ये आर्टिकल 275 इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि नावी मरुस्थल, नावी मरुस्थल कहाँ पे लोकेटेड है? तो जानते हैं कि नावीब कहाँ है? नामीबिया में है। और ये कहाँ? अफ्रीका में है। यहाँ पे देख सकते हैं नामीबिया में नावीब डेजर्ट है और ये थोड़ा थोड़ा फैला हुआ है। कहाँ से? तो ये अंगोला में भी फैला हुआ है, अंगोला में फैला हुआ है। और थोड़ा इधर साउथ अफ्रीका के भी बॉर्डर को थोड़ा थोड़ा टच करने का है, जो थोड़ा थोड़ा टच कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे? तो ये साउथ अफ्रीका में। और यहाँ पे जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में किम्बरले है जो हीरे की खान है। आगे हम बढ़ते हैं, नामीब रेगिस्तान के बारे में जानते हैं। कहाँ पे? तो दक्षिण पश्चिमी, कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, यानी साउथ वेस्ट अफ्रीका में स्थित है। यह अटलांटिक महासागर से अंतर्देशीय तक फैला हुआ है। कहाँ पे? अटलांटिक महासागर से फैला हुआ है, अंतर्देशीय तक अंदर तक फैला हुआ है। और नामीबिया के ज़्यादातर हिस्से, साथ ही अंगोला और दक्षिण अफ्रीका के भी कुछ हिस्सों को ये है जो टच करता है नामीब डेजर्ट। नामीब रेगिस्तान से जुड़ी कुछ और बातें बताते हैं कि यह दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तान में से एक है और यह रेगिस्तान काफ़ी गर्म और शुष्क है, यानी सूखा हुआ है। इसका नाम नामा शब्द से लिया गया, जिसका मतलब है बहुत बड़ा स्थान। और यह रेगिस्तान अंगोला के करुजनवा नदी से लेकर ओलिफंस नदी तक फैला हुआ है। और इस रेगिस्तान का दक्षिणी हिस्सा क्या है? तो कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। और ये कहाँ पे? कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है। यहाँ की चट्टानों पर कई रंगों के शैवाल उगते हैं।
जिसे एपिथाइट भी बोलते हैं, एपिफाइट। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर माना है, किसको? तो नावी मरुस्थल को। इस रेगिस्तान की सीमा पर मुख्य बस्तियां अंगोला के मोकोमेडेस और नामीबिया के लुडीरेड्स, बाल्विस बे और स्वाकोमुंड है, इसको ध्यान रखना है। देखिए साल 2015 में एक मूवी आया था हॉलीवुड की, मैड मैक्स आया था। मैड मैक्स फ्यूरी रोड आया था, जो कहाँ पे शूटिंग हुआ था? तो यहीं पे नाविब मरुस्थल में हुआ था। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो एक वर्ष में मात्र एक बार ही किया जाता है। और कहाँ पे? ये पुष्कर में है। जो पुष्कर में, जहाँ पे जानते हैं कि भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का जो मूर्ति पूजा होता है, कहाँ पे है? ये पुष्कर में ही होता है। और एक मात्र साल भर में कितना? तो एक बार ही होता है, इसका आयोजन किया जाता है। इस तरह से देख सकते हैं कि पुष्कर मेला का आयोजन किस तरह से किया जाता है। इसे ऊंट मेला भी बोला जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। NDMA के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भारत सरकार के कहाँ? तो ये गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है, जिसका काम क्या है? तो प्राकृतिक आपदाओं या मानव निर्मित आपदाओं के आने पर किए जाने वाले कार्यों में समन्वय स्थापित करना और उनसे लड़ने के लिए क्षमता निर्माण करना है। NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसको याद रखना है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसमें कितने? अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं, यानी कि जो सदस्य बनते हैं वो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जाते हैं। इन्हीं में से एक को उपाध्यक्ष नामित किया जाता है, सदस्यों में से ही। उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, जबकि अन्य सदस्यों का राज्य मंत्री के समकक्ष है जो किया जाता है। इसका क्या होता है? गठन कब होता है? 2005 में होता है, इसको याद रखना है। 2005 में NDMA की गठन की जाती है और ये गृह मंत्रालय के अंदर कार्य करती है। और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे कि प्राकृतिक आपदा होता है, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी, बाढ़, अतिवृष्टि, सुनामी, सूखा, भूस्खलन, लू आदि आ गया, तो इसमें है जो NDMA सहायता करती है। या फिर मानव निर्मित आपदा, जैसे कि रासायनिक, नाभिकीय, जैविक, कोई भी वेपन्स आ गए, जैसे कोविड-19 या उस तरह से कोई भी डिजीज हो गया, तो इसमें सहायता ये करती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सरकार ने इसके अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी घोषित किए हैं। इसमें 3 पुरस्कार दिए जा सकते हैं। व्यक्ति या संस्था दोनों आवेदन के पात्र हैं। व्यक्ति को चयन होने पर 5 लाख रुपया और प्रमाण पत्र, तथा संस्था को 41 लाख रुपया और प्रमाण पत्र इसमें दिए जाते हैं। इसको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया और किससे संबंधित है, इसको याद रखना है। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताया है और इसकी जिम्मेदारियां बता रहा है? कौन सा SDG में बताया गया है कि जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो ये SDG 12 है। यहाँ पे SDG 12 में देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात की जा रही है। ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 में पहला में है कि नो पॉवर्टी, यहाँ पे गरीबी को समाप्त करना है। क्या? तो इसमें पहला कह रहा है गरीबी, कोई भी गरीबी नहीं होनी चाहिए, नो पॉवर्टी। दूसरा में कह रहा है जीरो हंगर, यानी कि भूखमरी की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तीसरी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि स्वास्थ्य को और भी अधिक मजबूत करना है। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। जेंडर इक्वालिटी, यानी कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। छठा कह रहा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छ पानी और स्वच्छ स्वास्थ्य के बारे में बात करता है, स्वास्थ्य की। और सातवां कह रहा है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, वैसे स्वच्छ एनर्जी की बात करता है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। SDG 8 करता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की, यानी कि आर्थिक वृद्धि की बात करता है। और 9 नंबर कहता है SDG 9 कहता है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि उद्योग, विनिर्माण और इस तरह से इंडस्ट्री का और भी अधिक से अधिक इसका विकास हो, इसके लिए बात करता है। और 10 नंबर में कहता है रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता को कम करना है, समानता को कम करना है। जो असमानता है, इनइक्वालिटी है, इसको हमें कम करना है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या फिर हेल्थ हो, उस तरह से सबको कम करना है। सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, यहाँ पे सस्टेनेबल सिटी और कम्युनिटी की बात की जा रही है 11 में। और 12 में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात की जा रही है। 13 में क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु क्रियाकलाप के बारे में बात की जा रही है। 14 में कह रहा है लाइफ बिलो वाटर, यानी कि समुद्रीय जल जीव, जो समुद्र में रहने वाले नीचे जल जीव है उसकी सुरक्षा करना, ये है जो SDG 14 में दिया गया है। 15 में दिया गया लाइफ ऑन लैंड, यानी कि जो वैसे जीव या जंतु जो पृथ्वी पर रहते हैं उसकी भी सुरक्षा करना है, ये 15 SDG में दिया गया। 16 में दिया गया है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ये BPSC मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। शेड्यूल क्या? तो SDG 16 के बारे में पूछा गया था डायरेक्टली क्वेश्चन कि शेड्यूल जो SDG 16 है ये बताता है कि पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है उसमें शांति हो, इसमें न्याय हो, उसके बारे में BPSC मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है
बीपीएससी 68th मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन है, ठीक है। और 17 एसडीजी के बारे में पूछा गया है, बताया गया है कि पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यहाँ पे एक दूसरे के बारे में एक साथ मिलकर जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है, एसडीजी लक्ष्य को पूरा करना है, एक पार्टनरशिप भी बना सकते हैं। इसमें एसडीजी 12 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्रय कर्तन यानी स्लैश और दहन वर्ण किसी प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है, यानी कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन क्या होता है, या इसे झूम खेती कहते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। यहाँ पे एक जगह पे जमीन का इस तरह से जमीन या जंगल है, जंगल है तो जंगल को काट दिया गया, जंगल को इस तरह से काट दिया गया और यहाँ पे क्या हुआ कि खेती कर दिया गया, कुछ साल खेती किया, यहाँ पे जमीन उपजाऊ मिल गया, फसल अच्छी हो गई, 3 से 4 साल किया, उसके बाद क्या हुआ इसको भी साफ कर दिया और फिर आगे की ओर बढ़ता है, फिर दूसरे पार्ट जो जंगल का होता है उसको भी साफ करता है, फिर वहाँ पे भी खेती होती है, 3 से 4 साल इस तरह से काटो और जलाओ और फिर आगे खेती करो, इस तरह से स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है, जिसे भारत में अन्य जगहों पे अन्य नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्य में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में से झूम खेती के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोंदू, यह क्वेश्चन पूछा गया कि पोंदू पावा डाबी केमान बरीगा, इसको याद रखना है कि कहाँ पे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसको नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट में कुमारी, पश्चिमी घाट में इसको कुमारी के नाम से जाना जाता है। केरल में पोनम या पोनम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीवर या दाहिया, मसान, पेंडा और बीरा के नाम से झूम खेती को जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको बालरा के नाम से जाना जाता है, बालरा। मणिपुर में पामलू, हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुल या कुरावा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ जो बस्तर जिला में इसको दीपा के नाम से जाना जाता है, दीपा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको भी दीपा के नाम से जाना जाता है। तो इसको याद रखना है कि कौन से क्षेत्रों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अन्य नाम से जाना जाता है और क्या है, उसको मिलान करने के लिए ऑप्शन में दिया जा सकता है। इसे 4 राज्य और 4 इस तरह से झूम खेती का है जो नाम दिया जा सकता है, आपसे मिलान करने के लिए पूछ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा फसल पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है, तो जानते हैं इसमें सरसों को पीला सोना यानी येलो गोल्ड कहा जाता है, येलो गोल्ड कहा जाता है, येलो गोल्ड कहा जाता है किसको, तो सरसों को कहा जाता है। इसमें प्रमुख फसल देखते हैं कि जैसे रबी होता है, जायद होता है, खरीफ होता है। तो रबी में जो इसका बुआई होता है कब, अक्टूबर नवंबर में, और फरवरी मार्च के समय में रबी फसल की कटाई हो जाती है, जिसमें इसमें प्रमुख फसल कौन कौन से हैं, तो गेहूं हो गया, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, सूरजमुखी, तंबाकू, आलू आदि क्या है, तो ये रबी फसल है। आपको क्वेश्चन मिलान करने के लिए भी पूछ सकता है कौन से रबी फसल में आते हैं, कौन ये आते हैं खरीफ फसल में। खरीफ फसल की जो बुआई होती है कब, तो ये जुलाई अगस्त के समय होती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। और ये धान, मक्का, जूट, कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, हल्दी और गन्ना इस तरह के फसल है कौन, तो खरीफ फसल है। इसमें पानी की अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है, पानी की अधिक उपज के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि धान में अधिक मात्रा पानी की उपज के लिए ज़रूरत पड़ती है। जायद की बात करते हैं तो मार्च अप्रैल और मई जून यानी कि दोनों के बीच का जो गैप पीरियड होता है उसी में जायद फसल उपजाया जाता है, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी। और ये मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई जून के आसपास 2 महीना का ये सेशन होता है, 2 से 3 महीना का, और उसमें काट लिया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की पद्धति किसको बढ़ावा देती है, तो ये मुक्त उद्यम यानी कि फ्री इंडस्ट्रियल, ये मुक्त उद्यम और प्रतिस्पर्धा को यानी कंपटीशन को बढ़ावा देता है और ये इंडस्ट्रियलिस्ट को और भी बढ़ावा देता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके हाथ में होता है, तो निजी व्यक्ति या निजी संगठन के हाथों में होता है और इसमें वो अपना डिसीजन लेने के लिए वो सक्षम होता है, वो खुद ही ऐसा स्वतंत्र होता है। इस अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका क्या होती है, सीमित होती है और वह मुख्य रूप से प्रबंधन और नियंत्रण के लिए काम करता है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ बातें जानते हैं कि इसमें उत्पाद, कीमतें और वस्तुओं का वितरण मुख्य रूप से मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा के जरिए किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लोग अपने हितों के मुताबिक संपत्ति का मालिकाना हक और नियंत्रण रखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों को केवल मजदूरी मिलती है और वे उत्पादन के साधनों के मालिक नहीं होते हैं, जैसे कि वो किस में होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में इसका अपोजिट होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ कमाने वाली कंपनियां पूंजी आवंटन के लिए प्रेरित होती है। कंपनियां भविष्य के लिए अनुसंधान और विकास यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मुनाफे का कुछ हिस्सा इसमें इस्तेमाल करती है ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा है जो प्रॉफिट हासिल हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए सरकार का कोई प्रत्यक्ष इसमें हस्तक्षेप नहीं देखने को मिलता है।
अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और सिंगापुर जैसे देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण है, जबकि भारत क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जहाँ पे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को मिलाकर के है जो इसमें चलाया जाता है भारत में। यानी कि यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं उसको भी और जो गवर्नमेंट कंपनी है उसको भी साथ साथ लेकर के आगे बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह होता है जो बंधक और किसके बीच अंतर जानता है, तो विनिमय पत्र के बीच में अंतर जानता है। कि वैसा ही एक अच्छा बैंकर की ये पहचान होती है जो बंधक और किसके बॉन्ड पेपर और किसके विनिमय पत्र के बीच में एक अंतर जानता है, कि जो ऐसे खरीदता है और उसके बीच में क्या एक रिलेशनशिप होता है उसको अच्छी तरह से वो समझता है। किस अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है, तो किसके द्वारा ये पहुंचता है, तो ये विसरण के द्वारा, जिसे बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जानते हैं कि स्टोमेटा में उस तरह से पत्तियों में छिद्र बना होता है जिसे स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा के थ्रू है जो बाहर से हवा अंदर प्रवेश करती है और फिर ये पत्तियों के द्वारा है जो हवा का शोषण ये लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है जो उसको बाहर छोड़ा जाता है। और ये किसके द्वारा होता है, विसरण प्रोसेस के द्वारा यानी डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। जानते हैं इसको आपने देखा भी होगा, या फिर ये भी देखते होंगे कि ये जो पत्ती रूट है जड़ के द्वारा भी है जो ऑक्सीजन बाहर अंदर लिया जाता है पेड़ों के द्वारा, और फिर इसको बाद में और इसको बाहर भी निकाला जाता है, पत्तियों के द्वारा बाहर निकाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर इसमें पत्तियों के द्वारा निकाला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी होती है, तो इसमें कौन सी आर्गन गैस है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे एटमॉस्फेयर क्या होता है, हवा के आवरण को है जो एटमॉस्फेयर कहा जाता है, यानी कि ठीक है। तो नाइट्रोजन इसमें सबसे अधिक होता है, 78% होता है। ठीक है, कितना 78% नाइट्रोजन जो सबसे अधिक होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, 20.94% होता है। और आर्गन की इसमें प्रेजेंटेशन कितनी होती है, 0.93%। 0.93% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 0.03%। और यही कार्बन डाइऑक्साइड यदि बढ़ती है, इसका लेवल अधिक बढ़ता है, तो क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति बढ़ती है, भूतापन बढ़ता है। नियोन की बात करते हैं तो 0.01% है, यानी कि नियोन, हीलियम, मीथेन और क्रिप्टन ये थोड़े थोड़े न्यून मात्रा में है, कम मात्रा में इसमें उपलब्ध है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये कुल मिलाकर कितना है, तो लगभग 1% के आसपास है। और ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% है। तो इसको आप देख लिए, आगे हम बढ़ते हैं। यजुर्वेद की बात कर रहे हैं स्मरणीय तथ्य में, तो इसमें कहा गया है इसके ऋचाओं को, इसके मंत्रों को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो इसके मंत्रों को पढ़ने वाले को कहा जाता है अधर्वयु कहा जाता है, अधर्वयु कहा जाता है। और यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन किसमें मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। इस वेद में बलिदान की विधि का भी उल्लेख किया गया है, बलिदान का विधि का भी उल्लेख किया गया है। और ये गद और पद दोनों में दिया गया है। गद और पद में दिया जाने वाला एकमात्र वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। क्या है, यजुर्वेद है। ठीक है, इसको याद रखना है। और कह रहे हैं सामवेद की बात करते हैं तो इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा जाता है। क्या, उद्रात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, सामवेद को। अथर्ववेद को, इस वेद में सर्वप्रथम औषधि, जादू मंत्र, जादू टोना, मेडिसिन के बारे में इसमें बात की जाती है। किसमें, अथर्ववेद में। इसमें सभा और समिति को सभापति की पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की है जो पुत्रियां कहा गया है। किसको, तो अथर्ववेद में कहा गया, अथर्ववेद में कहा गया है। और ये अथर्ववेद है जो वेद त्रय का भाग नहीं है, वेद त्रय का भाग नहीं है, वेद त्रय का भाग नहीं है। वेद त्रय में कौन कौन आता है, तो ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है और यजुर्वेद आता है। ठीक है, इसमें तीनों शामिल होता है वेद त्रय में, जबकि अथर्ववेद वेद त्रय का भाग नहीं है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। किसमें, यजुर्वेद और सामवेद में। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन इसमें देखने को नहीं मिलता है। वेदों की संख्या जानते हैं कितनी है, चार वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। और वेदांग की संख्या कितनी है, तो 6 है वेदांग। पुराण कितने हैं, तो टोटल 18 टोटल पुराण है, जिसमें जानते हैं कि छांदोग्य उपनिषद, इसमें उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद है। ठीक है, और ईशा उपनिषद है, बृहद आरण्यक उपनिषद है जो सबसे बड़ा है, बृहद उपनिषद। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। इस तरीके से हमने टोटल आज का सेशन देख लिए कि यहाँ पे सेट नंबर 11, इसको वीडियो को आप शेयर करें दोस्तों में और
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एनसीईआरटी के आधारित प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है और टोटल इसमें 150 प्रैक्टिस सेट है, जिसको बारी बारी से वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन कर रहे हैं। और यह टोटल सेट नंबर 11 है। ठीक है, इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम एडुटेरिया चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम एडुटेरिया ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको अगले वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और आपको साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, इसका PDF मिल जाएगा। PDF मिल जाएगा। अभी PDF सेट नंबर 1 से 9 तक उपलब्ध है। 1 से 9 तक उपलब्ध है PDF। ठीक है, उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फिर ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।